अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 16 जनवरी 2021 और आज से 2 दिन के बाद यानी परसों से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जितने भी स्कूल के, उन्होंने अपनी दोस्ती ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है अपने प्यारे अंकल शफकत महमूद से। क्योंकि इन बच्चों का ये कहना है कि उनका ये ख्याल था कि उनके अंकल, प्यारे अंकल जो हैं 2020 की तरह 2021 का भी उनका बंदोबस्त करेंगे कि वो घरों में बैठ के टाइम गुजारें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। परसों यानी 18 जनवरी 2021 से पाकिस्तान में 9th क्लास से लेके जो 12th क्लास तक के कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं वो खुल रहे हैं, और उसके बाद जो 1 फरवरी है उस वक्त उससे 1st क्लास से लेके 8th तक और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान में खुल रही हैं। और जो शफकत महमूद है उनका ये कहना है कि हमने स्कूल इसलिए बंद किए थे कि क्योंकि हमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ पे और साइंस पे, उन्होंने ये बताया था कि स्कूलों में और जो इन्फेक्शन के फैलने में डायरेक्ट ताल्लुक है। और जैसे जब स्कूल खुले थे तो बहुत ज़्यादा केसेस जो बढ़ गए थे, तो क्योंकि अब केसेस बहुत कम हैं तो उनका ये ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है और कि स्कूल खुलें। और बच्चे इसलिए भी अपने प्यारे अंकल शफकत महमूद से नाराज़ हैं कि उन्होंने ये भी अब ऐलान कर दिया है कि बेटा अब की दफ़ा आप लोगों को ऐसे ही अगली क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि मई जून में आपके एग्जाम्स भी होंगे। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस की जो नई स्ट्रेन्स हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। आप मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में सुनते रहते हैं कि वो अपने मुल्कों में आने वाले लोगों पे पाबंदी लगा रहे हैं, वो PCR टेस्ट की पाबंदी लगा रहे हैं, वो हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते आपने सुना कि मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो उन्होंने बैन किए रखी हैं। ये बहुत ज़्यादा खौफ किस वजह से है, इस पे मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे 26 जनवरी से अमेरिका में दाखिल होने वाला हर शख्स पहले PCR टेस्ट अपना दिखाएगा और फिर वो एंटर होगा। अगर फर्ज करते हैं कि कोई एयरलाइन, और ये CDC उनका जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, ये उसकी तरफ से ये रूल बना है। और अगर कोई एयरलाइन फेल हो जाती है किसी के डॉक्यूमेंट चेक करने में तो उसको क्रिमिनल पेनल्टी होगी, यानी मुजरमाना किस्म के उसको जो केसेस है उनका सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे ही अगर कोई भी मुसाफिर उस मुल्क में दाखिल होते हुए फेक डॉक्यूमेंट्स देता है, PCR का टेस्ट देता है फेक, तो उसके ऊपर भी मुकदमा किया जाएगा और उसको भी सजा और जुर्माना होगा। तो ये सब किस लिए है दोस्तों? इसकी वजह है 2 स्ट्रेन्स। एक को हम कहते हैं UK की स्ट्रेन और एक को हम कहते हैं साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन होती हैं आप इनको वेरिएंट कहें, क्योंकि स्ट्रेन तो बेसिकली होता यह है कि जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर आती हैं म्यूटेशंस। वो म्यूटेशन उसकी जो शक्ल है कोरोना वायरस की उसको चेंज कर सकती हैं। उसकी शक्ल के चेंज होने का भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा खौफ ज़्यादा इस 2 वजह से है। एक तो ये है कि जैसे हम UK स्ट्रेन में देख चुके हैं कि उसकी जो स्पाइक प्रोटीन में आने वाली तब्दीली है, जो म्यूटेशन है जिसको हम वेरिएंट को हम कहते हैं B117, तो वो ज़्यादा मजबूती से जुड़ती है S2 रिसेप्टर के साथ और जिसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इस पे मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। लेकिन दुनिया को ट्रांसमिशन के अलावा बहुत ज़्यादा ये खतरा पैदा हो चुका है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो म्यूटेशंस आती हैं जेनेटिक मटीरियल में कोरोना वायरस के, और वो किस लिए आती हैं? क्योंकि कोरोना वायरस या कोई और भी वायरस, उसका एक ही मकसद है कि सरवाइव करना किसी भी तरीके से। वो कोशिश करता है कि ना सिर्फ ये कि वो मजबूती से जुड़े उन सेल्स के साथ जिनकी मदद से ये हमारे अंदर जाता है, बल्कि वो तमाम एंटीबॉडीज जो चाहे हमने वैक्सीन से बनाई हो या हमने बनाई हो वो रिकवर होके, तो वो उन एंटीबॉडीज से भी बचने के लिए अपनी हालत को तब्दील करने की कोशिश करता है। अब हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, चाहे वो हमारी नेचुरल इन्फेक्शन से बने या फर्ज करें कि वैक्सीन के लगने के बाद बने, उनका मकसद है कि वो वायरस के साथ जुड़ती हैं, उसकी जो सतह के ऊपर मौजूद स्पाइक प्रोटीन है, और उसके बाद वो उनको काम करने से भी रोकती हैं और अपने हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए आसानी कर देती हैं ताकि वो उनको हलाक करे। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं एक कीज और जो लॉक एंड की से। दोस्तों, ये देखें कि ये एक ताला है और ये है चाबी। आप इस कीज को समझें कि ये एक एंटीबॉडी है। अब इसका एक खास स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मैच करता है इस पूरे ताले के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एरिया जहां पे ये जो कीज है ये एंटर होगी और उसके बाद ये इसको अनलॉक करेगी, यानी ये काम सर अंजाम देगी। इस कीज के लिए बहुत जरूरी है कि अपना ये जो काम है करना, यानी आगे कोई भी फंक्शन है, यानी यहां पे अनलॉक है, उससे पहले इसके साथ मैच करे और इसके साथ ये इसमें एंटर हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर अब मैं आपको ये दिखाता हूं
ये अब इसके अंदर एंटर हुआ है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैच कर गया है कीज के स्ट्रक्चर के साथ, और अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये खुल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कीज हैं ये तभी काम करेंगी अगर ये स्ट्रक्चर मैच कर जाता है इसके अंदर के स्ट्रक्चर के साथ। अब फर्ज करें ये वो स्पाइक प्रोटीन है, इसको आप एक इमेजिन करें, आप ये तस्वर में करें। अब होता ये है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है अगर इसके अंदर कोई भी तब्दीली आती है और ये जो कीज का स्ट्रक्चर है इसके साथ इसकी ये जो आने वाली तब्दीली है इसके साथ अब मैच नहीं करती तो ये अंदर एंटर ही नहीं होगा, इसके साथ अटैच ही नहीं होगा, और जब ये अटैच नहीं होगी तो ये आगे अपना काम नहीं करेगी। ऐसे ही दोस्तों जो स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमारी एंटीबॉडीज, चाहे तो वो हम रिकवर हो चुके हों, हमारे अंदर पहले से बनी हुई हों पुराने वेरिएंट के हिसाब से, या फिर वैक्सीन जो कि पुराने वेरिएंट की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लेके बनाया गया है, अगर इस नए वेरिएंट में कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है और वो तब्दीली हमारे इस जो कनेक्शन है, ये जो कीज का मैंने लॉ के साथ दिखाया या हमारी जो एंटीबॉडीज का स्पाइक प्रोटीन के साथ, उसको वो मैच नहीं कर पाती तो हमारी एंटीबॉडीज उसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगी। जब हमारी एंटीबॉडीज अटैच नहीं हो पाएंगी तो चाहे वो वैक्सीन हो या आप पहले से रिकवर हो चुके हो इन्फेक्शन से, तो फिर वो एंटीबॉडीज काम नहीं करेंगी और इस वायरस को मौका मिल जाएगा हमारे सेल्स के अंदर दोबारा एंटर होने का। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में, जैसे अभी मैंने कुछ सेकंड्स पहले, मिनट्स पहले बताया कि वायरस ने पूरी कोशिश करनी है कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी उसके अंदर तब्दीलियां आ जाएं, या वो तब्दीलियां आ भी जाएं नेचुरली, एक्सीडेंटली आ जाएं तो वो ज्यादा फ्लोरिश करेंगी अगर वो तब्दीली दो चीजों को मुमकिन बनाए। एक तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ज्यादा मजबूती के साथ अटैच हो जाए हमारे सेल्स यानी ACE2 रिसेप्टर्स के साथ, और दूसरा उसके अंदर ऐसी तब्दीली आ जाए कि वो एंटीबॉडीज को इजाजत ना दे अपने साथ अटैच होने की, और ये है नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम कहते हैं। अगर अब हम जायजा लें कि जो यूके की स्ट्रेन थी तो उसके अंदर जो एक म्यूटेशन, अगरचे उसमें काफी म्यूटेशंस हुई थी, लेकिन जो स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के एरिया में एक म्यूटेशन आई थी जिसको हम कहते हैं N501Y, कि उसमें होता यह है कि जो हमारा जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसमें ऐसे तब्दीली आती है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे से चेंज हो जाता है। अमाइनो एसिड दोस्तों वही हैं जो हमारी प्रोटीन बनाती हैं, जो वायरस की जो प्रोटीन है वो भी उनसे मिलकर बनी हुई है, और तीन एक जैसी प्रोटीन के मिलने से स्पाइक प्रोटीन बनती है। तो ये जो स्ट्रेन थी जिसको हम B117 कहते हैं यूके स्ट्रेन, ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है, लेकिन फिर एक स्ट्रेन आई है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन में भी ये N501Y वाली तब्दीली भी थी, और ये जो स्ट्रेन है ये दुनिया के काफी मुल्कों में ऑलरेडी फैल चुकी है। तकरीबन 12 के करीब जो मुल्क हैं उसमें साउथ अफ्रीका की जो है ये स्ट्रेन है। इन ममालिक में कौन कौन से शामिल हैं? इनमें शामिल हैं बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, और इसके अलावा बोट्सवाना जो एक अफ्रीका का मुल्क है। तो यहां तक ये स्ट्रेन जा चुकी है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन में एक और खास किस्म की म्यूटेशन पाई गई है, और वो है म्यूटेशन सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये जो अभी पहले की जो वेरिएंट आई है म्यूटेशंस की वजह से, उसको फाइजर ने और बाकी कुछ कंपनीज ने क्या किया कि वो तमाम लोग जिनको उन्होंने वैक्सीन लगाई थी तो उनके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो चुकी थी, उन एंटीबॉडीज को लेके लेबोरेटरी में ये जो यूके की स्ट्रेन है और जो साउथ अफ्रीका की पहले की स्ट्रेन थी उनके साथ जब उन्होंने उनको लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो इन एंटीबॉडीज ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया या उनका असर खत्म कर दिया पुरानी स्ट्रेन का। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका की नई स्ट्रेन है, नई म्यूटेशन जो एक आ रही है जिसका नाम है E484K और साथ ही K417N, तो इसकी वजह से साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये चीज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझा देता हूं। दोस्तों अब अगर हम ये गौर करें कि बुनियादी तौर पे जो यूके की स्ट्रेन है और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है उसमें क्या फ़र्क है बुनियादी स्ट्रेन से, और क्यों साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम गौर करें तो ये पुरानी स्ट्रेन है, वेरिएंट है, जिसमें कि ये मैसेंजर, ये आरएनए है, ये उसकी लिपिड की लेयर है और बाकी बाहर जो है स्पाइक प्रोटीन है, और इसके अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो जाके एक्चुअली हमारे ACE2 रिसेप्टर के साथ भी जुड़ता है और उसके साथ एंटीबॉडीज भी आके जुड़ जाती हैं, हम जो बनाते हैं वैक्सीन की मदद से या इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल उसकी मदद से। अब गौर करें कि ये है यूके की स्ट्रेन।
जिसको हम कहते हैं B117, उसमें बाकी म्यूटेशंस के अलावा इस जेनेटिक मटेरियल में एक ऐसी म्यूटेशन भी आई कि जिसकी वजह से जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का एरिया है कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन का, तो वहां पे जो एक अमाइनो एसिड था वो तब्दील हो गया दूसरे अमाइनो एसिड से। इस पे मैं पहले बात कर चुका हूं। पोजीशन कौन सी थी? 501, जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की पोजीशन है स्पाइक प्रोटीन में। तो बेसिकली यहां पे एस्पाराजीन जो है वो तब्दील हुआ था टायरोसिन से, और डिटेल में नहीं जाते। तो ये जो यूके की स्ट्रेन थी, इस तब्दीली की वजह से ये हुआ था कि ये जो स्पाइक प्रोटीन थी ज्यादा मजबूती से जुड़ती थी हमारे H2 रिसेप्टर के साथ, और जिसकी वजह से ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो गई थी, और जिसकी वजह से अब बहुत सारे मुल्कों में ये फैल चुका है। लेकिन अगर हम गौर करें कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन, जिसको हम 501YV2 कहते हैं, इसमें जो ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का एरिया है स्पाइक प्रोटीन का, वहां पे ना सिर्फ ये कि N501 की तब्दीली आई है, बल्कि वहां पे एक और भी तब्दीली आई है जिसको हम कहते हैं E484K और K417N। यानी ये भी जो E और K आप देख रहे हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक से दूसरे से चेंज हो गए हैं। अब इन तब्दीलियों की वजह से रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन या स्पाइक प्रोटीन की जो शक्ल है वो इस हद तक चेंज होने का डर है कि एंटीबॉडीज जो हैं, जो हमने वैक्सीन की मदद से बनानी है, या जो हमारे पहले जिनको इन्फेक्शन हुई है, तो उस वजह से जो एंटीबॉडीज बनी है, तो हो सकता है कि वो इसको बहुत ज्यादा पहचान ना पाएं और उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो सकती है। यही वो वजह है कि साउथ अफ्रीका की इस स्ट्रेन का नाम बताया गया है एस्केप म्यूटेंट, यानी E484 को कहते हैं एस्केप म्यूटेंट, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ये इम्यून सिस्टम को धोखा देने में कामयाब हो जाए। यानी मुकम्मल तौर पे तो वैक्सीन हो सकता है कि वो बिल्कुल गैर फाल ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि उनकी जो अफादियत है, इफेक्टिवनेस है, वो पहले से कम हो जाए या 10 गुना कम होने के चांसेस हैं इस न्यू वेरिएंट के खिलाफ, जिसको हम कहते हैं साउथ अफ्रीका की वेरिएंट या साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो डायग्राम्स हैं ये बताती हैं कि जो साउथ अफ्रीका वाली स्ट्रेन है उसके अंदर क्योंकि 3 म्यूटेशंस हैं, और वो तीनों म्यूटेशंस जो हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, वो पोर्शन स्पाइक प्रोटीन का जो खसूसी तौर पे हमारे H2 रिसेप्टर के साथ भी जुड़ता है, जिसके साथ जाके एंटीबॉडीज भी जुड़ती हैं। तो चांसेस यही हैं, डर यही है कि ये जो E484K है, जिसको एस्केप म्यूटेशन कहते हैं, कि ये उसकी शक्ल को तब्दील कर सकती है। और जैसे मैंने लॉक एंड की की मिसाल देके आप लोगों को समझाया कि अगर हमारा जो लॉक होता है, हमारा जो ये ताला है, अगर इसकी एंट्री पॉइंट के जो स्ट्रक्चर है जो इसके साथ मुमासलत रखता है, यानी इसके साथ ऐसी मुमासलत रखता है कि उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, अगर इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि आपके लिए मुमकिन ना हो इस कीज को इंसर्ट करना, तो उस वक्त क्या होगा? इस कीज को ऐसे इंसर्ट करके तो फिर इसने आगे फंक्शन करना है। तो उस सूरत में हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो एक तो उसको पहचान नहीं पाएंगी और उसके साथ जाके जुड़ नहीं पाएंगी, तो उसको मौका मिल जाएगा एस्केप करने का। इसे कहते हैं एस्केप म्यूटेशन। अगरचे कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि देखें, जो साउथ अफ्रीका से अभी तक स्टडीज आई हैं वो तो इस नई जो E484K जो स्ट्रेन वेरिएंट है उसके बारे में ये कहती हैं कि 10 गुना जो एंटीबॉडीज की इफेक्टिवनेस है या अफादियत है वो कम हो सकती है। लेकिन जो कंपनीज हैं बड़ी, वो इसके ऊपर अभी अपने टेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते में उसकी रिजल्ट आ जाए। लेकिन जो अभी तक की कंपनीज ने, जो फाइजर वगैरह हैं, इन्होंने जो किया था यूके की स्ट्रेन के ऊपर, तो उनका ये कहना है कि उनकी जो वैक्सीन है वो यूके की स्ट्रेन के खिलाफ तो काम करती हैं। दोस्तों, ये है वो वजह कि आजकल आपको हर तरफ साउथ अफ्रीका की वेरिएंट का नाम नजर आता है। ये है वो वजह कि इस दुनिया के अक्सर जो ममालिक हैं वो साउथ अफ्रीका से आने वाले जो यानी फ्लाइट्स हैं या जो मुसाफिर हैं उनको उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अलावा जो E484 या एस्केप म्यूटेशन है ये अभी तक ब्राज़ील में डिटेक्ट हुई है। इन 2 मुल्कों के अलावा अभी ये कहना मुश्किल है कि कहीं और पे ये चीज़ है कि नहीं। और यही वो रीज़न है कि सब लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द या वैक्सीन लगाएं या किसी भी तरीके से इस वायरस को रोकें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इसको मौका मिलता है लोगों में जाने का, तकसीम दर तकसीम होने का, ये उतना ज़्यादा इसको मौका मिलता है म्यूटेट होने का। और यही म्यूटेशन जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती हैं अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी हुआ, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं। जैसे जैसे दोस्तों इस बारे में अपडेट आएंगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।